नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेज जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आपका दिल्ली पुलिस पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है। तो आज का ये जो सीरीज नंबर 3 है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली पुलिस 2020 का जो एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर 2020 को, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को। ठीक है, इससे पहले 2 क्लास आपका हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखें आप लोग जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, साथ में उसका पीडीएफ और इसका पीडीएफ सभी आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है आपका, मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान क्या है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 इंडियाज रैंक इज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका 129 था। ठीक है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका ये नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका है हाल ही में जो मानव विकास सूचकांक के द्वारा एचडीआई जो आपका जारी किया गया है, उसमें भारत का रैंक कितना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2022 का आपका रिपोर्ट जारी किया गया, जो कि 21-22 के नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें जो भारत का जो रैंक था दोस्तों, वो आपका 132 था। ठीक है, 132 था, देखिएगा भारत का रैंक था। ठीक है, इससे पहले बात करेंगे 2021 में कितना था, 2021 की बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका 131 था। ठीक है, 131 था आपका 191 देशों में। 132 है वो दोस्तों आपका 193 देशों में है। इस बात को बस आप है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, डाउन लक्षण या डाउन सिंड्रोम, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम एक आपका गुणसूत्र विकार है। डाउन के सिंड्रोम को ट्राइमोसी 21 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में आपको अगर ट्राइसोमी 21 मिले तो इसको भी आपको क्या करना है, डाउन सिंड्रोम को मान के चलना, क्योंकि इसी का आपका क्या है, सिनोनिम्स है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति के साथ पैदा होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मांडवी जो सागर है तट में डैश तट में स्थित है, यानी कि मांडवी सी कॉस्ट इज सिचुएटेड इन। ठीक है, तो आपका इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 गुजरात आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांडवी बीच आपका मालूम होगा अपने अभियान और पानी खेल के लिए लोकप्रिय है। मांडवी की स्थापना की बात करेंगे तो 1574 में। ठीक है, किसकी स्थापना की बात करते हैं हम लोग, मांडवी का, तो 1574 में आपका कच्छ का जो राजा था खैका रंजी ने किया था। ठीक है, मांडवी जल्द ही एक बंदरगाह के रूप में आगे बढ़ गया था। मांडवी का जो मुख्य पर्यटक आकर्षक है विजय विलास पैलेस। ठीक है, तो विजय विलास पैलेस अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो आपका मांडवी में स्थित, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि गलत है, विथ रेफरेंस टू द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, होसांग शाह का मकबरा जो कि दिल्ली दिया गया है, ये आपका गलत है। ठीक है, होसांग शाह का जो मकबरा है दोस्तों आपका ये दिल्ली में ना होकर कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका मांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो आपका मांडू में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। मांडू कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मांडू कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो दिल्ली में ना होकर कहाँ पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। होसांग शाह मकबरा को होसांग शाह की प्रेमी स्मृति में बना पला संगमरमर का मकबरा है, जो कि माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका ऑप्शन दिया गया है कन्हेरी का गुफा। कन्हेरी की गुफा की बात करेंगे तो इसका बिल्कुल करेक्ट आपका दिया गया है, मुंबई में ही स्थित है कन्हेरी का गुफा। ठीक है, ये जो गुफा है आपका बोरीवली। ठीक है, बोरीवली आपका मुंबई में एक जगह का नाम है, वहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, उसी के पास क्या है, ये दोस्तों आपका स्थित है। ठीक है, पत्थर की सीढ़ी से कन्हेरी गुफाएं सुलभ है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका है हजारा राम मंदिर। ठीक है, हजारा राम मंदिर की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका कहाँ पर है, हम्पी में। हम्पी कहाँ पड़ता है, तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, हम्पी में हजारा राम मंदिर एक महत्वपूर्ण मंदिर है, एक छोटा सा लेकिन सुंदर मंदिर शाही क्षेत्र में केंद्र में स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा। ये जो मंदिर है हिंदू देवता भगवान राम को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले आपका एक ऑप्शन है कंदारिया महादेव मंदिर, जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर है, खजुराहो में है। ठीक है, ये जो खजुराहो है वो कहाँ पर पड़ता है, तो ये फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश में एक आपका जिला है, ये गाँव छतरपुर जिला है, खजुराहो आपका गांव है, वहीं पर दोस्तों आपका ये जो मंदिर है कंदारिया महादेव मंदिर, जिसका स्थापना की बात करेंगे बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, तो विद्याधर। ठीक है, विद्याधर जो कि आपका चंदेल राजा था उसने ही कराया था। ठीक है, ये आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी ये आपका जो मंदिर है आपका शामिल है। ठीक है, ये जो मंदिर आपका कौन से भगवान को समर्पित है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ये जो मंदिर है आपका शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है, यानी कि उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द मालवा प्लेट्यू ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द डैश रिवर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका सिप्रा, यानी सिप्रा या चिप्रा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन मालवा पठार का सिप्रा नदी के पूर्व में स्थित है। उज्जैन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कौन से राज्य में है, तो ये दोस्तों ये भी आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऐतिहासिक इमारतों और प्रसिद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर में से श्री महाकालेश्वर का मंदिर है। इसके अलावा श्री 24
खंबा माता मंदिर है, शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि मंदिर है, ठीक है, वहाँ पर आपका स्थित है उज्जैन में, ठीक है। इसके अलावा शिप्रा नदी की बात करेंगे, शिप्रा नदी का, तो ये जो नदी है दोस्तों आपका शिप्रा या क्षिप्रा दोनों नाम इसी का है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन, धार, मंदसौर और रतलाम शहर से होकर बहता है। और शिप्रा नदी का जो स्रोत है आपका ये निकलता है कहाँ से, तो विंध्य रेंज से आपका ये निकलता है। इसकी जो कुल लंबाई इस नदी का आपका 195 किलोमीटर है। ये दोस्तों आपका मंदसौर जिले में चंबल नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये नदी आपका कहाँ पर मिल जाती है, मंदसौर जिले में, कौन सी नदी में, चंबल नदी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द प्लेयर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ मैच, ठीक है। तो ऑप्शन जो 4 दिया गया है, टाइगर वुड्स स्नूकर, ठीक है, टाइगर वुड्स स्नूकर, ये आपका बिल्कुल गलत है। टाइगर जो वुड्स था वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है, स्नूकर से ना संबंधित होकर आपका ये गोल्फर हुआ करता था, ठीक है। तो ये आपका गोल्फ से संबंधित है, आपका प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ठीक है। 2019 में स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। ये आपका कहाँ का खिलाड़ी है, अमेरिका का खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया गया है, मार्टिना हिंगिस जो कि आपके टेनिस के खिलाड़ी है, उसेन बोल्ट जो कि आपके तेज दौड़ के खिलाड़ी है, माइकल फेल्प्स ये दोस्तों आपका तैराकी के ही खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका वित्त मंत्रालय से संबंधित ना होकर आपका किस मंत्रालय से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये दोस्तों आपका कौशल विकास, ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से ये आपका ये जो योजना है आपका संबंधित है, ठीक है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से ये आपका योजना संबंधित है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत बेरोजगारों, युवाओं और स्कूलों कॉलेज छोड़ने वाले छात्राओं को प्रशिक्षण है जो कि दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो आपके ऑप्शन में दिया है गया है किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सभी आपका किससे संबंधित है, वित्त मंत्रालय से ही संबंधित आपका योजना है। नेक्स्ट आपका है कि किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के आधार पर निर्धारित होता है, यानी कि द कलर ऑफ द प्लानेट इज डिटरमाइंड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है पृथ्वी, इसके पृष्ठ का तापमान यानी कि सतह का तापमान, ठीक है, सतह के तापमान से ही उसका क्या होता है, किसी ग्रह का रंग है जो कि आपका निर्धारित होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक ग्रह का रंग इस बात से तय होता है कि वो किस चीज से बने हुए हैं या उसका वायुमंडल सूर्य से प्रकाश को कैसे अवशोषित और परावर्तित करता है, ठीक है। तो चलिए ग्रह उनके रंगों के नाम को भी देख लेते हैं। तो आप लोग भी बताते चलिएगा, ऐसे हम यहाँ पर लिखते भी चलेंगे। सूर्य का जो रंग है वो दोस्तों आपका कैसा है, आप लोग भी देखे होंगे, तो लाल है, ठीक है। इसके अलावा बुध की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कैसा रंग का है, तो ये दोस्तों आपका धूसर, ठीक है, धूसर रंग का है। इसके अलावा शुक्र ग्रह की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये कैसा रंग का है, तो ये दोस्तों आपका भूरा और धूसर, ठीक है, भूरा और धूसरा कलर का आपका जो शुक्र है जो कि देखता है शुक्र। पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी दोस्तों आपका कैसा है, देखने में नीला है, भूरा हरा है और आपका सफेद कलर का है जो कि दिखता है। इसके अलावा मंगल ग्रह की बात करेंगे तो मंगल दोस्तों आपका लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो लाल है, भूरा ग्रह दिखता है। बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति ग्रह दोस्तों आपका भूरा कलर का दिखता है। इसके अलावा नारंगी, इसके अलावा आपका नहीं। शनि ग्रह की बात करेंगे तो शनि दोस्तों आपका सुनहरा ग्रह का दिखेगा। इसके अलावा भूरा कलर का दिखेगा और नीला धूसर कलर का दिखता है, ठीक है। इसके अलावा वरुण ग्रह की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका नीला दिखता है और अरुण की बात करेंगे तो ये आपका नीला और हरा, ठीक है, ये दोस्तों आपका ग्रह का रंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डैश में विमुद्रीकरण भारत सरकार के द्वारा की गई एक पहल थी, यानी कि डिमोनेटाइजेशन इन डैश वाज ए न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बात दोस्तों आप लोग को भी मालूम होगा, जो विमुद्रीकरण हुआ था 500 1000 का जो नोट बंद किया गया था वो दोस्तों आपका नवंबर 2016 में किया गया था, ठीक है। बात कर लेते हैं विमुद्रीकरण का। आखिरकार विमुद्रीकरण है आपका होता क्या है, ठीक है। तो विमुद्रीकरण का जो अभिप्राय है एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसमें देश की सरकार के द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानून व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। हालांकि विमुद्रीकरण करने का आखिरकार सरकार का उद्देश्य क्या रहता होगा, ये भी मन में आपके सवाल आते होंगे, ठीक है। तो मन में जो सवाल आते हैं उसको देख लीजिए। विमुद्रीकरण के पीछे जो सरकार का जो उद्देश्य रहता है, काले धन को समाप्त करना, इसके अलावा नकली नोट को प्रचलन से बाहर करना या समाप्त करना, या डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना, ठीक है। ये दोस्तों आपका सरकार का क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में नवंबर 2016 में है जो कि आपका विमुद्रीकरण किया गया था 500 और 1000 नोट का। लेकिन इससे पहले भी आपका विमुद्रीकरण किया गया है। ये आपका भारत में पहला विमुद्रीकरण नहीं था, यानी कि डिमोनेटाइजेशन नहीं था। इसके पहले भी किया गया है। तो भारत में जो
जो विमुद्रीकरण है वो दोस्तों आपका 1946 में ही हुआ था, ठीक है, 1946 में हुआ था, जिसमें 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट को आपका सर्कुलेशन से हटा दिया गया था। हालांकि दोनों नोटों को 1954 में 5000 रुपये की अतिरिक्त मुद्रा के साथ फिर से शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा विमुद्रीकरण है, ये तो आपका पहला हो गया। जो दूसरा विमुद्रीकरण है वो दोस्तों आपका 1978 में हुआ था। 1978 में क्या हुआ था, 1000 रुपये और 5000 रुपये और 10,000 रुपये था, उस मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। तीसरा जो विमुद्रीकरण हुआ वो दोस्तों आपका हुआ नवंबर 2016 में, जो कि आपका क्वेश्चन का भी पार्ट था। इसमें क्या हुआ कि 500 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और नया 500 रुपये और नया 2000 नोट का आपका क्या किया गया था, फिर से आपको दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा विमुद्रीकरण जो प्रक्रिया वो किस मंत्रालय से संबंधित है, ये दोस्तों आपका वित्त मंत्रालय से संबंधित है। इसके जो मंत्री हैं वो आपके निर्मला सीतारमण जी हैं। इसके अलावा ये दोस्तों आपका आरबीआई गवर्नर से भी संबंधित है। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं आपका कौन है, वो आपके शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर हिज एक्सपर्टाइज इन पेंटिंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हबीब तनवीर, ठीक है। हबीब तनवीर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। हबीब जो तनवीर है वो दोस्तों आपका क्या है, आपका चित्रकार से इनका संबंध नहीं है। इनका जो संबंध है दोस्तों आपके हिंदी नाटककार हैं, थिएटर निर्देशक हैं, कवि है, अभिनेता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका चित्रकार आपका नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका तैयब मेहता जी हैं। तो ये दोस्तों आपके एक भारतीय पेंटर हैं, मूर्तिकार हैं, फिल्म निर्माता हैं। 2007 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा ऑप्शन में एक आपका जेमिनी रॉय जी हैं। जेमिनी रॉय जी को ये भी आपका भारत के एक चित्रकार हैं, जो कि 1955 में इन्हें आपका पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था। इसके अलावा एक आपके सतीश गुजराल जी हैं। सतीश गुजराल जी की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका एक भारतीय चित्रकार है, मूर्तिकार है, वित्तीय चित्रकार है और स्वतंत्र युग के बाद के लेखक भी हैं, ठीक है। ये पूर्व प्रधानमंत्री आई के जो गुजराल थे उनके छोटे भाई हैं। इसके अलावा 1999 में इसे पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। इन दोनों को भूषण मिला था, इनको क्या मिला है, विभूषण मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 22 मार्च इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर साल 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, और जो लोग बिहार से होंगे उनको मालूम होगा 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा विश्व जल दिवस आपका किस लिए मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस पानी और सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले अरब लोगों के बारे में जागरूकता को आपका बढ़ाता है, ठीक है। ये जो पहला जो विश्व जल दिवस है वो दोस्तों आपका बनाया गया था 22 मार्च 1993 को बनाया गया था। पहला विश्व जल दिवस कब बनाया गया था, 22 मार्च 1993 को बनाया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है, यानी कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेसेस इज द बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टैब्लिश, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो पीठ है आपका लखनऊ में स्थापित है। उच्च न्यायालयों में सबसे जो अधिक न्यायाधीशों की जो संख्या है पूरे भारत में आपका कहाँ पर है, तो वो भी दोस्तों आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं उच्च न्यायालय का, ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो 214 है, ठीक है, आर्टिकल 214, ठीक है, आर्टिकल 214 करता है कि प्रत्येक राज्य में, ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय नहीं, प्रत्येक राज्य के लिए आपका क्या होगा, आपका उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। इसके अलावा एक आर्टिकल आपका 226 है, ठीक है। आर्टिकल 226 दोस्तों आपका उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्या देता है, अधिकार देता है, ठीक है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल रिट जारी करने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 32 देता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके पीवी चक्रवर्ती जी थे, ठीक है, पीवी चक्रवर्ती जी थे दोस्तों, आपका क्या थे, पहले भारतीय जो कि उच्च न्यायालय के क्या बने थे, न्यायाधीश बने थे, जो कि आपका कहाँ के बने थे, कलकत्ता के बने थे, ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके शंभुनाथ पंडित, ठीक है, शंभुनाथ पंडित जी थे, जो कि आपके कलकत्ता के ही बने थे, ठीक है। ये जो पीवी चक्रवर्ती बने थे वो दोस्तों आपका मुख्य न्यायाधीश बने थे, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, महिला मुख्य न्यायाधीश की पहली, ठीक है, महिला मुख्य न्यायाधीश की पहली की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपकी बनी थी लीला सेठ जी, ठीक है, लीला सेठ जी बनी थी, जो कि कहाँ की बनी थी, तो हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर लिख दीजिएगा HP, ठीक है।
इसके अलावा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला, ठीक है, न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अन्ना चंडी जी थे, अन्ना चंडी जी, जो कि आपका कहाँ का बनी थी, केरल के बनी थी। ये आपका मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, लेकिन सिर्फ न्यायाधीश बनी थी अन्ना चंडी जी, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिड साक्षी मलिक विन ए ब्रॉन्ज मेडल एट द 216 समर ओलंपिक्स, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका कुश्ती हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो हुआ था 2020 में हुआ था, तो 2020 में दोस्तों इससे पहले जो ओलंपिक आपका हुआ था 2016 में हुआ था, ठीक है। आपका ओलंपिक से आपका हर स्क्रिप्ट में 1 से 2 प्रश्न जो कि पूछा जाना कन्फर्म रहता है, ठीक है। तो 2016 का ओलंपिक हुआ था, इसलिए 2020 में एग्जाम हुआ तो आपसे पूछा गया था, लेकिन 2020 में भी आपका ओलंपिक हुआ था, 2021 में आपका खेला गया था, ठीक है। तो अभी एग्जाम आपका 2023 में होगा, तो संभवतः है जो कि आपका ओलंपिक से जो प्रश्न है आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ बिंदुओं को देखते हैं जो कि आपका ओलंपिक 2020 से जो कि आपका संबंधित है, ठीक है। पहली बात ये दोस्तों आपका हुआ कहाँ, तो ये दोस्तों आपका हुआ टोक्यो में, टोक्यो पड़ता है कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका जापान में पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत ने टोटल कितना मेडल जीता था, तो भारत ने तो टोटल दोस्तों आपका 7 मेडल है जो कि अपने नाम किया था। 7 मेडल के साथ तो भारत का जो रैंक था आपका 40वां था, ठीक है, 48वां रैंक था आपका भारत का। 7 मेडल में जो भारत जीता है उसमें से दोस्तों आपका एक जो पदक है वो दोस्तों आपका गोल्ड का था, इसके अलावा एक पदक गोल्ड था, इसके अलावा जो पित्तल यानी कि आपका जो ब्रोंज था, ब्रोंज की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 4 था, और सिल्वर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2 था, ठीक है। तो 4 2 6 एक साथ आपका हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग सातों नाम को एक बार देख लेते हैं। तो गोल्ड जो जीते थे आपके, वो जीते थे आपके नीरज चोपड़ा जी ने। गोल्ड कौन जीता था आपका, नीरज चोपड़ा ने जीता था गोल्ड, ठीक है। कौन सी स्पर्धा में, तो भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में जीता था। ये भी पूछा जाता है कितना मीटर भाला फेंके थे, तो 87.58 मीटर भाला फेंक कर ये जो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल आपके नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। अब बात कर लेते हैं सिल्वर मेडल का। सिल्वर मेडल किसने किसने जीता है, तो सिल्वर मेडल दोस्तों आपका एक जीती है मीराबाई चानू ने, ठीक है। किसने जीता है आपका, मीराबाई चानू ने। महिलाओं की आपका 49 केजी आपका भारोत्तोलन में, ठीक है, ये आपका भारोत्तोलन में जीती हैं। इसके अलावा जो आपका सेकंड जो आपका चांदी आया है वो आपका आया है रवि कुमार दहिया जी के द्वारा। रवि कुमार दहिया जो कि दोस्तों आपका बॉक्सिंग में आपके सिल्वर मेडल जीती हैं 57 केजी वर्ग में, ठीक है। इसके अलावा 4 आपका क्या था, ब्रोंज था। तो 4 ब्रोंज किसने किसने जीता उसको भी एक बार देख लीजिए। एक जीता दोस्तों आपका लवलीना बोरगेहेन ने, ठीक है। एक आपकी जीते लवलीना बोरगेहेन ने आपके पित्तल मेडल जीता है आपकी मुक्केबाजी में ही। इसके अलावा एक आपका जीती हैं पीवी सिंधु जी ने, ठीक है। एक आपका किसने जीता है, पीवी सिंधु ने जीती है, किसमें आपका महिला एकल बैडमिंटन में। इसके अलावा आपका भारतीय हॉकी टीम, ठीक है, भारत का जो हॉकी टीम था उसमें भी दोस्तों आपका पित्तल यानी कि ब्रॉन्ज ही जीता है। और लास्ट जो आपका जीते हैं वो आपके बजरंग पुनिया जीते हैं जो कि आपका कुश्ती के क्षेत्र में 65 केजी वर्ग में, ठीक है। तो ये 7 मेडल है जो कि आपका भारत के द्वारा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता गया है। नेक्स्ट है कि 14 अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, In August 2020, experts from India, Bangladesh, Nepal and Myanmar gathered to improve the conservation of the beach of the flowing, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आपका डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका करंट का क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ आपका नहीं करते हैं, बस हम लोग इतना देख लेते हैं कि बांग्लादेश का राजधानी क्या था। तो बांग्लादेश का राजधानी दोस्तों आपका ढाका था। इसका जो मुद्रा था वो दोस्तों राजधानी आपका ढाका था, और मुद्रा की बात करेंगे तो बांग्लादेशी टका इसका राजधानी है। वहीं पर नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल की राजधानी दोस्तों आपका क्या है, काठमांडू है, क्योंकि आपका राजधानी से भी प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। और इसका जो आपका रुपया है यानी कि मुद्रा है वो आपका नेपाली रुपया है। वहीं पर म्यांमार की बात कर लेते हैं तो म्यांमार का जो राजधानी है नाइट पिटवाओ है, जो इसका जो आपका क्या है करेंसी है वो आपका बर्मी कयाट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि हु अमंग द फ्लोइंग हैज रिटन द प्ले नेम द अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कवयित्री ललाट भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप इन्हें लल्य के अलावा इन्हें ललेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 14वीं सदी के एक भक्त कवियत्री थी, जो कि कश्मीर की शिव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि काकरापारा सिंचाई परियोजना है जो कि आपका डैश नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तापी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था, तो द एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध के बाद ये जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि समाप्त हो गया था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, श्रीरंगपट्टनम होगा, ठीक है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध आप लोग को मालूम होगा, भारत जो ब्रिटिश कंपनी था उसके बीच और आपका मैसूर के शासक के बीच आपका हुआ था। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध आपका टोटल है जो कि हुआ था, ठीक है। चलिए, आपका जो लास्ट हुआ था आपका 1799 में हुआ था, जिसमें आपका टिप्पू सुल्तान है जो कि मारा गया था श्रीरंगपट्टनम की आपका युद्ध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 30 जून 2020 तक स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका मानव उपयोग हेतु मंदिरा अल्कोहल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द फेथ इन द रिसरेक्शन ऑफ द जेसस क्रिस्ट, ठीक है, जेसस क्रिस्ट, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ईस्टर, ठीक है। ईस्टर जो त्यौहार है यीशु को मृतकों के पुनरुत्थान की याद दिलाता है और इसे ईसाई धर्म का एक पुनर्जन्म है जो कि आपका माना जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाइबल के अनुसार ईस्टर जो त्यौहार के बारे में कहा जाता है कि यीशु के द्वारा रोमन को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन के बाद और 30 से 33 ईस्वी को उनकी मृत्यु जो कि आपका हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन में दिया गया है हेलोविन। हेलोविन की बात करेंगे तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष आपका कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका प्रत्येक वर्ष आपका 31 अक्टूबर को जो कि आपका मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे गुड फ्राइडे का, तो गुड फ्राइडे की बात करेंगे तो गुड फ्राइडे जीसस क्राइस्ट के क्रूस का स्मरण कर रहा है और गुड फ्राइडे को दुख, तपस्या और उपवास के दिन के रूप में मनाया जाता है और गुड फ्राइडे आपका ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और पवित्र शुक्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक आपका क्रिसमस है, क्रिसमस को हम लोग हर साल 25 दिसंबर के दिन मनाते हैं ईसा मसीह के जन्मदिन को याद करने के लिए। नेक्स्ट आपका है कि भारत सरकार ने डैश को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज constituted of the 15th Finance Commission as its operational period consisting of, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2020 से 2025, ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार ने अपनी परिचालन काल के रूप में 2020 से 2025 के साथ 15वें वित्त आयोग का गठन है जो कि किया है। इसके जो अध्यक्ष हैं आपके, इसको याद रख लीजिएगा, जो कि बार बार पूछा जाता है आपके, बार इस बार भी पूछा जाएगा, एनके सिंह जी आपके 15वें वित्त आयोग के क्या है, आपके अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का जो गठन है कौन करता है, इसको भी याद रखिएगा, वित्त आयोग का जो गठन है वो दोस्तों आपका राष्ट्रपति करता है। पहला जो वित्त आयोग है वो दोस्तों आपका कब बना था, तो 1951 में पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था। ये दोस्तों आपका क्या है, तो एक आपका संवैधानिक निकाय है, ठीक है, ये आपका हर 5 साल के लिए क्या होता है, आपका नियुक्त होता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उससे पहले आपको बता दें इसका जो अनुच्छेद है वित्त आयोग का गठन का अनुच्छेद संबंधित है वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसको भी याद रखिएगा, केसी नियोगी, ठीक है, केसी नियोगी दोस्तों आपका वित्त आयोग के क्या थे, पहले आपके अध्यक्ष थे, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके एनके सिंह है, नंद किशोर सिंह इनका पूरा नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराज जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मत्तपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो धर्मत्तपुर की लड़ाई है वो आपका नर्मदा नदी के तट पर है जो कि लड़ा गया था। जसवंत सिंह राजपूत की अन्य टुकड़ियों और सम्राट के शाही रक्षक बल के साथ एकजुट हो गए थे और इस लड़ाई में मुगल सम्राट औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को क्या किया था, हरा दिया था। ये युद्ध कब हुआ था, तो जैसा कि क्वेश्चन में आपका लिखा गया है 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। बात कर ले नर्मदा नदी का, तो नर्मदा नदी की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में स्थित है। इसका प्रवाह पूरे जबलपुर और बड़ौदा शहरों में से है। इसका जो उद्गम है या स्रोत है या निकलता कहाँ से है, तो ये दोस्तों आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से नदी आपका निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया है आपका कि कश्मीरी कवि डैश द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो ये दोस्तों आपका विलन के द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विलन हो जाएगा, ठीक है। विक्रमादित्य जो कि विक्रमादेव चरित्र में वर्णित है, कश्मीरी कवि विलन के द्वारा लिखा गया है। विलन 11वीं शताब्दी का क्या था, आपका प्रसिद्ध कवि था। विलन को उनकी प्रेम कविता कौर पंचिका के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौर पंचिका, ठीक है, कौर
पंछी का आपका किसने लिखा है, तो ये भी दोस्तों आपका विलन ने ही लिखा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग कल्हण का, जो कि आपका बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है। ठीक है, तो इसका जो एक पुस्तक है दोस्तों आपका राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी है। ठीक है, राज तरंगिणी। ठीक है, इसके अलावा ये पुस्तक दोस्तों आपका कहाँ का इतिहास बताता है, तो ये दोस्तों आपका कश्मीर का इतिहास है जो कि आपका बताता है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये दोस्तों आपका संस्कृत भाषा में ये पुस्तक है जो कि लिखा गया है। नेक्स्ट आपका है कि बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द बजट 2020-21 how much of the following amount has been proposed for nutrition related programs for the financial year 2020 to 2021। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 35,600 करोड़। ठीक है, ये देखिए आपको पहले बता दें कि ये जो बजट का जो आपका एक क्लास है वो आपको अलग से एक लाया जाएगा, जिसमें आपको बजट जो अभी हाल में आया है 22-23। ठीक है, उसके बारे में विशिष्ट चर्चा आपसे किया जाएगा और कितने सवाल आपसे बनेंगे उस सभी सवालों को भी डिस्कस उसमें ही किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको चिंता लेने की बात नहीं है। आपका बजट 2021 का था, ये आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका 20 में एग्जाम हुआ था, इसलिए बजट से संबंधित आपके प्रश्न जो कि देखे गए थे, तो उसके लिए एक अलग क्लास आपके लिए लाया जाएगा जिसमें आपको बजट से संबंधित सारे प्रावधान जो कि बताए जाएंगे। नेक्स्ट है कि आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है, तो आरक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरक्षित एक आपका क्या है, बजट का क्या है, आपका प्रकार नहीं है। ठीक है, तो बजट के प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक आपका संतुलित बजट है, एक आपका अधिशेष बजट है, एक दोस्तों आपका घाटे का बजट है। ठीक है, ये 3 प्रकार का बजट है। ठीक है, हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है यूनेस्को के द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी छऊ नृत्य की शैली नहीं है। ठीक है, तो ये आपको अभी मालूम होगा, छऊ जो कच्छ छऊ है वो आपका कोई भी आपका नहीं रखता है। जो छऊ है आपका 3 प्रकार का है, एक आपका मयूरभंज है, एक आपका सरायकेला है, एक आपका क्या है, पुरुलिया छऊ है। ठीक है, जो मयूरभंज छऊ है वो दोस्तों आपका कहाँ पर किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा में किया जाता है। सरायकेला कहाँ पर किया जाएगा, तो ये फ्रेंड्स आपका झारखंड में किया जाएगा। और पुरुलिया छऊ कहाँ पर किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका पुरुलिया एक जगह का नाम है जो कि आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जो छऊ जो नृत्य है आपका, जो भारत का संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त दिया गया है। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय के तहत अगर आपसे पूछे तो भारत में 9 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन आपका संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका टोटल 8 है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि पंग लाहवसोल एक पर्व है, प्रमुख रूप से संपूर्ण देश में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के लोग पुनः लवसोल उत्सव है जो कि मनाते हैं। कंचनजंगा पर्वत पर सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुंग लवसोल उत्सव मनाया जाता है। चंगोर नामग्याल के शासनकाल के तहत 13वीं शताब्दी में पुंग लवसोल उत्सव शुरू किया गया था। हर साल तिब्बती लूनर कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन पुंग लवसोल उत्सव है जो कि आपका मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा असम की बात कर लेते हैं। असम में कौन कौन सा उत्सव है याद बनाया जाता है, तो एक आप याद रखिएगा बिहू जो कि आपको मालूम ही होगा, एक याद रखिएगा बैसागु, एक याद रखिएगा अंबुबाची मेला। ठीक है, अंबुबाची मेला की बात करेंगे फ्रेंड, तो ये आपका असम का एक जगह है बहुत ही प्रसिद्ध है, गुवाहाटी। वहीं पर एक कामाख्या मंदिर है, वहीं पर यह मेला है जो कि लगता है। वहीं पर हम लोग नागालैंड की बात कर लेते हैं, तो नागालैंड में याद रखिएगा हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा आपका शुक्रन्य महोत्सव ये भी आपका नागालैंड में, एक आपका सेकेरनी महोत्सव भी आपका नागालैंड में। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, तो ये दोस्तों आपका गरिया पूजा आपका कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। पिल्लक फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा मनाया जाता है। एसो काष्टमी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, एसो काष्टमी महोत्सव आपका त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। ठीक है, खर्ची पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि पैन अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो कितने नंबर का होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका होता है 10 नंबर का। पैन की बात करेंगे तो उसका जो फुल फॉर्म होता है आपको बता दें, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, यानी कि अस्थायी खाता संख्या। ठीक है, जो कि आयकर विभाग के द्वारा है जो कि आपका जारी किया जाता है, जिसमें कितने कोड होते हैं, तो आपका 10 कोड होते हैं। आप बता दीजिएगा कि आधार कार्ड में कितने कोड होते हैं, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे डैश दिनों के अंदर सूचित करना है कि वो किस सदन में कार्य करना चाहता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही एक व्यक्ति हैं। ठीक है, मान लीजिए एक आपका रमेश है। ठीक है, ये आपका रमेश है,
ये दोस्तों आपका लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हो जाता है और आपका राज्यसभा के लिए निर्वाचित है, जो कि आपका हो जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति दोनों सदनों में तो आपका क्या कर सकता है, कार्य नहीं कर सकता है, तो इसको आपका किसी एक सदन में जो कि आपको कार्य करना होगा। ठीक है, किसी एक सदन में आपका कार्य करना होगा। तो आपका जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 आया था, उसमें साफ साफ कह दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति यानी कि रमेश अगर लोकसभा राज्यसभा के लिए चुना जाता है तो उसको 10 दिन के भीतर ये बताना होगा कि वो आपका लोकसभा में कार्य करेगा या आपका राज्यसभा में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 10 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे तो और भी मुख्य विशेषताओं था, जैसा कि ये आपका योग्य मतदाता लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा सीटें जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी और जनजातीय समुदायों के लिए आरक्षित है, केवल 19 श्रेणी के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, यदि अगला है, यदि किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसी में एक दोषी पाया जाता है तो जेल से रिहा करने के बाद चुनाव लड़ने के लिए 6 साल की अवधि के लिए आयोग घोषित किया जाएगा, जैसे कि किसी भी रूप में आतंकवाद में संलग्न, रिश्वत देना लेना, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या अन्य गंभीर अपराध, धार्मिक व्यवस्था फैलाना, छुआछूत की प्रथा। ठीक है, इन सभी मामलों में अगर 6 साल का सजा होता है, ठीक है, 6 साल की अवधि के लिए आपका 2 साल से अधिक सजा होता है तो आपको 6 साल की अवधि के लिए क्या किया जाएगा, चुनाव लड़ने के लिए उसको एक्सेस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 सिंधु और सतलज नदी के बीच में दोस्तों आपका कौन सा हिमालय है, तो आपका पंजाब हिमालय है। इसके बाद आप बता दीजिए कि नेपाल हिमालय आपका कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदियों के बीच नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका काली और तीस्ता नदियों के बीच है। इसके अलावा बता दीजिए आपका कुमायूं हिमालय कौन सी नदियों के बीच है, कुमायूं हिमालय, तो ये बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सतलज और काली। ठीक है, सतलज और काली नदियों के बीच में दोस्तों आपका कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। इसके अलावा तीस्ता या दिहांग हिमालय, तीस्ता या आपका दिहांग हिमालय कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, तो ये दोस्तों आपका तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, तो ये दोस्तों आपका असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय आपका तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपके रमेश हैं, ठीक है, इनको बनना है आपका क्या, भारत के महान्यायवादी यानी कि आपका अटॉर्नी जनरल बनना है, तो इनका योग्यता क्या होना चाहिए कि आपका भारत के महान्यायवादी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इनका जो योग्यता है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य अगर ये होंगे तो ये आपका भारत के क्या बन सकते हैं, महान्यायवादी बन सकते हैं। कौन, रमेश। ठीक है, इसके अलावा भारत का जो महान्यायवादी है वो दोस्तों आपका सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, सरकार को किसी भी मामले में, कानूनी मामले में वो क्या करता है, आपका सलाह देता है। ठीक है, तो वर्तमान में रमेश कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। कौन है, आर वेंकट रमनी जी हैं आपके वर्तमान में महान्यायवादी। ठीक है, ये जो रमेश है यानी कि मान लीजिए आर वेंकट रमनी जी हैं, उनको आपका किस अनुच्छेद के तहत भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा, तो अनुच्छेद 76 के तहत उनको भारत का है जो कि आपका महान्यायवादी है जो कि आपका बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा भारत के पहले रमेश कौन थे, यानी कि भारत के पहले आपके महान्यायवादी कौन थे, तो दोस्तों आपके एमसी शीतलवार थे। एमसी शीतलवार थे भारत के पहले महान्यायवादी। इसके अलावा भारत के सबसे लंबे समय तक भी आपके जो महान्यायवादी रहे वो आपके यही एमसी शीतलवार जी ही रहे थे। नेक्स्ट है कि देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है, तो इसका राइट आंसर आपका म्यांमार, आपका नायपीडो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल है, जो कि आपका सही है। ठीक है, नायपीडो जो कि शहर है, जो कि आपका म्यांमार की राजधानी है। शहर नायपीडो भारत के केंद्रीय विश्व में 21वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था। इसके अलावा शहर यांगून, जिसे रंगून भी कहा जाता है, 1948 से 6 नवंबर 2005 तक म्यांमार का राजधानी था, जब देश सैन्य शासन के अधीन था। ठीक है, इसके अलावा कंबोडिया का राजधानी क्या होगा, जो कि आपका गलत दिया गया है, तो कंबोडिया का राजधानी दोस्तों आपका हो जाएगा नोम पेन्हा। ठीक है, नोम पेन्हा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका बुर्नेई की राजधानी क्या होगा, तो बुर्नेई का राजधानी दोस्तों आपका बंदर शेर बेगमान, आपका बंदर शेर बेगमान आपका क्या हो जाएगा, बुर्नोई का राजधानी हो जाएगा। तो ब से बुर्नोई, ब से बंदर याद रखिएगा। अजरबैजान का राजधानी दोस्तों आपका क्या होगा, तो बाकू। ठीक है, बाकू आपका अजरबैजान का राजधानी होगा। नेक्स्ट आपका है कि एक स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो आपका 1% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरे पौधे एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपने पत्तों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% अवशोषित कर लेते हैं और भोजन ऊर्जा में परिवर्तित
कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा युग में आपका सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं बताना है तो ऑप्शन नंबर जो आपका कलन हो जाएगा रामचरितम। ठीक है, कलन के विषय में हमने आपको अभी बताया है कि इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है राजतरंगिणी, जो कि किसके इतिहास का वर्णन करता है, तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है। वही आपका बिल्कुल गलत था। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा जो शूद्रक पुस्तक है वो दोस्तों आपका शूद्रक जो आपके हैं वो आपके पुस्तक लिखे हैं मृच्छकटिकम। इसके अलावा आपका विनवास सौदता, ये भी पुस्तक आपके शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। वानभट्ट के बारे में बात करेंगे। वानभट्ट जो आपका वानभट्ट जो पुस्तक है, जो हर्षचरित जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका वानभट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा इनके द्वारा लिखा गया है कादम्बरी पुस्तक। इसके अलावा हर्षाकारिता पुस्तक भी लिखा गया है। आपका शाहनामा है जो कि आपका फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि 5 अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। गोवा से जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो फ्रेंड्स आपका कितना है, 1 है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा आपका संसद का क्या है, उच्च सदन है। ठीक है, वो राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। यह सब आप लोग को मालूम होगा। राज्यसभा एक आपका स्थायी निकाय जो कि विघटन नहीं होता है लोकसभा की तरह। लोकसभा आपका हर 5 साल में आपका विघटित होता है। इसके बाद इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इसके जो सदस्य हैं आपके 6 साल के लिए आपके क्या किया जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य जो कि आपका सेवा निर्मित होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या याद रखिएगा, राज्यसभा का जो गठन है पहली बार कब किया गया था, 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 1952 को किया गया था। सबसे कम दोस्तों आपका गोवा का है 1, सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका कहाँ का है, यूपी का है। टोटल वहाँ पर सीट कितना है, सीटों की संख्या यूपी में तो बात करेंगे तो यूपी में आपका 31 सीट है। ठीक है, आपका राज्यसभा का। नेक्स्ट आपका है कि 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारस्परिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया था। तो केरल को आपका हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया था। वहीं पर बात कर लेंगे गोवा को किस राज्य के साथ, तो झारखंड के साथ। गुजरात को किस राज्य के साथ, तो आपका छत्तीसगढ़ के साथ। इसके अलावा कर्नाटक को आपका उत्तराखंड के साथ। ठीक है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, 2020 का क्रम था। नेक्स्ट आपका ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्लों का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आपका सफेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से दिखाने का भी प्रयास करेंगे कौन कौन सा रंग है जो कि आपका ओलंपिक के छल्लों में है। तो एक दोस्तों आपका नीला है। नीला जो छल्ला है वो दोस्तों आपका कौन से महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, तो नीला आपका यूरोप का। पीला दोस्तों आपका कौन से महाद्वीप का करता है, तो ये दोस्तों आपका एशिया को करता है। काला दोस्तों कौन से महाद्वीप का करता है, तो काला अफ्रीका को करता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन वाला किसको करता है, तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया को करता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा दोस्तों आपको ओशनिया को भी करता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपका ओशनिया को भी करता है। लाल दोस्तों आपका अमेरिका को करता है। ठीक है, तो 5 जो छल्ले आपको ओलंपिक के रिंग में होते हैं वो 5 आपके महाद्वीप का आपका क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जांग। ठीक है, आपका हो जाएगा जांग की हड्डी यानी कि फीमर। नेक्स्ट आपका है कि मुगल बादशाह ने बीजापुर गोलकोंडा को अपने अधीन कर लिया था। तो ये दोस्तों आपका औरंगजेब है जो कि आपका क्या किया था, बीजापुर गोलकोंडा को अपने अधीन है जो कि कर लिया था। गोलकोंडा जो किला है अभी वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। बीजापुर कहाँ पर है, तो बीजापुर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 को अधिनियम का श्रेय दिया गया है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान है। अधिनियम में 7 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करने और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काम करने के घंटे सीमित किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो ये सबसे लोकप्रिय वायसराय था। ठीक है, इसी के काल में आपका 1881 में आपको याद कीजिए आपका पहली बार जनगणना हुआ था, आधिकारिक जनगणना। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो इसे स्थानीय स्व सरकारी अधिनियम का पिता भी कहा जाता है। 1882 में आपको याद कीजिए वर्ना कूलर प्रेस्ट एक्ट को इसने ही निरस्त किया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन को आपका 1954 में आपका क्या किया गया था, भारत रत्न दिया गया था। और पहली बार जो भारत रत्न है वो भी दोस्तों आपके कब दिया गया है, तो 1954 में ही दिया गया है। 1954 में कुल 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था जिसमें से एक आपके सीवी रमन जी थे
इसके अलावा एक आपके एस राधाकृष्णन जी थे, एस राधाकृष्णन जी थे। इसके अलावा याद कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा, एक आपके सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, तो इन 3 लोगों को आपका 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था, 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, इसके अलावा पहले व्यक्ति आपके सी राजगोपालचारी थे, प्रथम व्यक्ति, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पहले वैज्ञानिक की बात करेंगे तो पहले वैज्ञानिक आपके सीवी रमन जी थे, जिसे भारत रत्न दिया गया है। पहले प्रधानमंत्री की बात करेंगे जिसे भारत रत्न दिया गया है, तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इन्हें 1955 में आपका भारत रत्न है जो कि दिया गया था। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्हें 1962 में आपका भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त प्रथम व्यक्ति को ने जिसे मरणोपरांत दिया गया है, तो ये फ्रेंड्स आपको दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत रत्न पाने वाली पहली महिला की बात करेंगे तो पहली महिला दोस्तों आपके इंदिरा गांधी जी थे, जिन्हें आपका 1971 में दिया गया है। पहले विदेशी की बात करेंगे तो पहले विदेशी फ्रेंड्स आपके कौन थे, अब्दुल गफ्फार खां, जो कि आपके लाल कुर्ता आंदोलन या खिदमतगर आंदोलन का संस्थापक थे, इन्हें दिया गया था 1987 में। ठीक है, पहले विदेशी थे। इसके बाद आप याद रखिएगा तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, मरणोपरांत ये तो आपके पुरुष थे, लेकिन महिला की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके अरुणा आसफ अली को दिया गया था, जो कि 1997 में दिया गया था। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी, ये तो आपके अब अब्दुल गफ्फार का पहले थे, दूसरे विदेशी दोस्तों आपके नेल्सन मंडेला जी थे, जिसे आपका 1990 में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी की अगर बात कीजिएगा तो ये दोस्तों आपके सचिन तेंदुलकर थे, पहले और आखिरी, मतलब पहले और आखिरी, अभी तो आखिरी नहीं कह सकते हैं, अभी बाद में और दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ आपके सचिन तेंदुलकर को दिया गया था 2014 में। जो लास्ट बार आपका जो भारत रत्न दिया गया आपका 2019 में दिया गया है, इसके बाद अभी तक भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है 2023 तक। ठीक है, तो ये दिया गया था प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका जी को, जो कि मरणोपरांत दिया गया था, और नाना जी देशमुख को दिया गया था। ठीक है, 3 लोगों को आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोमंडल का मैदान भारत का डैश दिशा में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण में भी कहाँ स्थित है, ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, दक्षिण में भी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। और कौन से घाट में, दोस्तों आपका तो पूर्वी घाट में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां आपका संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें से आपका जो मतदान करने का आयु था 21 से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये अधिनियम है आपका, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लीजिए। 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा में पारित हुआ था, 20 दिसंबर 1988 को राज्यसभा में। इसके अलावा आपका राष्ट्रपति जो थे उस समय आपके वेंकटा रमन जी थे, जो कि 28 मार्च को इस पर साइन कर दिए थे। ये विधेयक आपका 28 मार्च 1989 को लागू हो गया था, 1989 से लागू हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित रोग है, तो इसका राइट आंसर आपका ई कोलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम में आपको मालूम होगा 7 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन आपके कुल खिलाड़ी की बात करेंगे, ये तो 7 खिलाड़ी आपके मैदान पर उतरते हैं, लेकिन आपके जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उसको अगर मिला दिया जाए तो टोटल आपका 12 खिलाड़ी हो जाते हैं, 5 आपका सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि 6 अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने भारत पुरातत्व संरक्षण के कितने नए मंडल घोषणा किए, तो टोटल आपका 7 नए मंडल की है जो कि आपका घोषणा आपका किया है। ठीक है, तो ये आपका 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 92 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहले गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म कौन सा था, तो पैरासाइट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 92वां आपका अकादमी पुरस्कार है जो कि 2020 में आपका दिया गया था। अभी 2023 में आपका केमा अकादमी पुरस्कार दिया गया है 95वां। ठीक है, 95वां आपका अवार्ड दिया गया है, जिसे हम लोग ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी है जो कि जानते हैं। इसमें आपका सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखिए कि भारत में किसे किसे दिया गया है, तो भारत में दोस्तों आपका एक गाना था। ठीक है, एक गाना था आपका आरआर फिल्म का, आपको मालूम होगा एक गाना था आपका आरआर फिल्म का, कौन सा गाना था, नाटू नाटू। ठीक है, तो नाटू नाटू को दोस्तों आपको ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का है जो कि अवार्ड दिया गया था नाटू नाटू को। ठीक है, इसके जो आपके रचयिता थे वो आपके एम कीरवानी थे। जितने भी एग्जाम हाल ही में समाप्त हुए सभी एग्जामों में आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके नाटू नाटू सॉन्ग को है जो कि आपका अवार्ड है जो कि दिया गया था। ठीक है, एक आपका इंडिया से एक और आपके अवार्ड मिला था जो कि डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म था जो कि आपका द एलिफेंट विस्पर था। ठीक है, उसको भी अवार्ड दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है, तो दिगंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म दिगंबर है जो कि आपका जैन धर्म का एक संप्रदाय है। दिगंबर संप्रदाय का नाम उसके भिक्षु के एक विशेष अभ्यास के नाम पर रखा गया था। दिगंबर जो होता है आपका भिक्षु नग्न रहता है, उसे कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। ठीक है, जैन संप्रदाय की बात करेंगे तो आपको मालूम होगा 6वीं पूर्व में शताब्दी में भगवान महावीर ने
इसका खूब प्रचार प्रसार किया था। भगवान महावीर भी आपके इसी धर्म से संबंधित थे। इसमें आपके 14 महान शिक्षक हुए, जिसमें से जो अंतिम महान शिक्षक थे जिसे हम लोग तीर्थंकर के नाम से जानते हैं वो आपके 24वें आपके थे महावीर। प्रथम थे ऋषभनाथ, ठीक है, जो आपके दिगंबर था, वो बाद में चलकर दो संप्रदाय में बढ़ गया था, एक आपका दिगंबर, एक दोस्तों आपका श्वेतांबर, ठीक है, ये दो आपके भाग में आपके बढ़ गए थे। दिगंबर जो था ये आपका पूर्ण नग्नता था, पूर्ण नग्नता में विश्वास रखता था, कपड़ा नहीं पहनता था, ठीक है, और पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते, जबकि महिला भिक्षु बिना सिले सादी सफ़ेद साड़ी पहनती थी, ठीक है। इसके अलावा श्वेतांबर की बात करेंगे तो श्वेतांबर जो आपके मानते थे वो आपके सफ़ेद वस्त्र जो कि आपके पहनते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि अगस्त 2020 स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में द्विसदना प्रणाली लागू है? तो आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में बात करेंगे तो 6 राज्यों के पास आपका द्विसदन है, जहाँ केंद्र में आपका लोकसभा राज्यसभा है, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल में द्विसदन या विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। वो 6 राज्य कौन कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार है और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। आपको क्या करेंगे, सभी को पीडीएफ में शामिल कर देंगे। जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से आपका यूटी बना है, जब से वहाँ से हट गया है। अगला है कि 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर आपका इबन बतूता हो जाएगा। इबन बतूता के बारे में आपसे बस यही पूछा जाएगा, ये किस देश का आपका निवासी था? तो ये दोस्तों आपका मोरक्को का था। कब आया था? 14वीं शताब्दी में हुआ था। इसके अलावा किसके शासनकाल में आया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपका आया था। इसका एक पुस्तक था रिलाह पुस्तक, जो कि आपका अरबी भाषा में लिखा गया था। तो ये फ्रेंड्स आपके टोटल आज के 50 प्रश्न हैं जो कि हमने आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।